दोस्तों टैली प्राइम के इस फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो की मदद से हम लोग शुरू करने वाले हैं टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टैली प्राइम क्या होता है, कितनी इसकी ड्यूरेशन होती है, कितना इसका सिलेबस होता है, सैलरी फैक्टर्स के बारे में सारी डिटेल्स हम लोगों ने उस वीडियो में कवर अप की थी और आपने उस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया है, जिसकी मदद से मुझे भी इस वीडियो को बनाने में या कह सकते हैं कि इस कोर्स को आगे ले जाने में काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिला है। तो उसी तरह से मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे कोर्स में अपना सपोर्ट बनाए रखें, इस कोर्स को आप सही से समझें। जहां पर आज की इस वीडियो में हम लोग टैली प्राइम का फाइनेंशियल पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि जो इसका सिलेबस है वो 3 पार्टीशन में था, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर और तीसरा टैक्सेशन। अब हम लोग हर एक चीज को 1 बाय 1 ही समझ सकते हैं, इसलिए हम लोग सबसे पहले आज की इस वीडियो में जानेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, जहां पर हम लोग जानेंगे कि एक ट्रेड क्या होता है, जहां पर हम लोग जानेंगे परचेज प्रोसेस क्या होती है, जहां पर हम जानेंगे कि डेबिट कैसे होता है, क्रेडिट कैसे होता है, कैपिटल, ड्राइंग, बैड डेट्स, लायबिलिटीज। तो बहुत सारी डिटेल्स हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इजी होगी, क्योंकि आपने वो सारी स्टडीज़ ऑलरेडी करी हुई हैं, बट फिर भी आपका इन वीडियो की मदद से एक रिवीजन हो जाएगा। और लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें थोड़ा सा नई होने वाली हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि आप टैली प्राइम के सारे कॉन्सेप्ट को तभी क्लियर कर पाएंगे जब आपका बेस क्लियर होगा। और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग टैली प्राइम का एक बेस है, जहां पे हम लोग काफ़ी सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। हालांकि ये क्लास एक थ्योरी क्लास होने वाली है, जहां पे हम लोग सारी चीज़ें थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे, सारे नोट्स के बिहाफ पे हम लोग सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ एक नोटबुक रख लीजिए और एक पेन रख लीजिए, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उन्हें नोट डाउन करते रहिए अपने बिहाफ पर। आपको कैसी चीज़ें समझ में आ रही हैं, चाहे आप उन्हें हिंदी में नोट डाउन करना चाहते हैं, चाहे आप उन्हें इंग्लिश में नोट डाउन करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप उन्हें कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको टॉपिक्स क्लियर हों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपके लिए इस कोर्स को मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाऊँ। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक ट्रेड क्या होता है। ट्रेड को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रेड को हम जानते हैं व्यवसाय के नाम से, यानी व्यापार या बिजनेस के नाम से। तो ट्रेड वो प्रोसेस होती है, वो एक्टिविटी होती है जहां पर सामान को खरीदा जाता है, बेचा जाता है या फिर एक्सचेंज किया जाता है। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रेड। जैसे कि आप 2 एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 इमेजेस हैं, उन दोनों में दिखा रखा है कि किस तरह से एक ट्रेड को यूज किया जाता है या फिर समझा जाता है। यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है, ये क्या है कि यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स 2 पार्टीज के बीच में आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर अनाज एक्सचेंज हो रहा है और यहाँ पे जो टोमेटो है ये एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस थी ये पहले काफी ज्यादा चलती थी, लेकिन अब सिर्फ ये वाली प्रोसेस जो है या फिर ये जो एग्जाम्पल है ट्रेड का, यही मार्केट में ज्यादा चलता है, जहां पर आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पेमेंट करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रेड, यानी व्यवसाय। अब जब हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं प्रोडक्ट्स, बट जब हम प्रोडक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं, अकाउंटिंग को पढ़ रहे होते हैं, तो हम प्रोडक्ट का एक नाम जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं गुड्स। अब यहाँ पे गुड्स की छोटी सी डेफिनेशन है कि गुड्स आर प्रोडक्ट्स, आइटम्स दैट वी कैन मेक एंड सेल। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो गुड्स है वो प्रोडक्ट्स हैं जो, या फिर वो आइटम है जिनको बेचा जा सकता है और जिनको बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे और चीज लिखी हुई है कि देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ गुड्स विच आर रिलेटेड टू डिफरेंट सेक्टर्स। अब देखिए, आप जब मार्केट में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि आपको डिफरेंट वेराइटीज के गुड्स देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, हम शर्ट पहनते हैं, हम जीन्स पहनते हैं, या फिर हम लोग लोअर पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं। तो ये काफी सारी चीजें, हम लोग हर चीज का एक अलग अलग नाम ले रहे हैं, लेकिन हम इन सभी को किसी एक नाम से जानते हैं, जिसको हम उस चीज की कैटेगरी कह देते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, गुड्स ऑफ गारमेंट। अब चाहे आप शर्ट की बात करें, टी शर्ट की बात करें, कोट पैंट की बात करें,
वो सारे की सारी चीजें आएंगी किसमें, गुड्स ऑफ गारमेंट के अंदर। यानी वो प्रोडक्ट्स हैं, किस चीज के प्रोडक्ट हैं, वो गारमेंट के प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं, अगर हम बात करो फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, होने को ये बहुत सारी चीजें हैं और सारी की सारी चीजें हैं भी अलग अलग, लेकिन सभी का क्राइटेरिया क्या है या सभी का नेचर क्या है कि वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह से हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स को समझ सकते हैं। तो यानी हम सिंपल सी भाषा में क्या कह सकते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर आपके प्रोडक्ट्स को जाना जाता है गुड्स के नाम से। अब वो गुड्स डिफरेंट वैरायटीज के हो सकते हैं, वो गुड्स इलेक्ट्रॉनिक के हो सकते हैं, वो गुड्स गारमेंट के हो सकते हैं, वो गुड्स ग्रोसरीज के हो सकते हैं। बट इनको हम पहचानते कैसे हैं कि ये इनकी नेचर के बिहाफ पे इनको डिफाइन किया जाता है। और इनको डिफाइन करने का एक बेनिफिट है कि अगर आप कंज्यूमर हैं या फिर आप एक रिटेलर हैं, तो अगर आप सामान बेचते हैं तो आप एक ही टाइप का सामान बेचेंगे जिसमें आपकी एक्सपर्टीज होंगी। या फिर अगर आप कस्टमर हैं, अगर आप कोई सामान ढूंढ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको जीन शर्ट ढूंढनी है तो आप यहां चले गए, तो आपको अगर जीन शर्ट चाहिए होगी तो आप ऑब्वियसली इस वाली लोकेशन के अंदर जाएंगे। तो ये कंज्यूमर और रिटेलर के बीच में जो एक बॉन्ड होता है, जो एक रिलेशन होता है, उसको बिल्डअप करने के लिए भी या फिर प्रोडक्ट के बारे में एनालाइज करने के लिए भी अलग से किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोफेशन क्या होता है। अभी हमने यहाँ पे बात कर ली गुड्स के बारे में कि हम लोग सामान को खरीदते हैं और सामान को बेचते हैं। अब जैसे कि अगर आप किसी प्रोडक्ट की शॉप में जाएंगे, यानी अगर आप जीन्स या शर्ट की शॉप में जाएंगे, अगर मान लीजिए एक जीन्स का प्राइस है 500 रुपीज, तो अगर आप उस दुकानदार को 500 रुपए देंगे तो ही वो आपको क्या देगा, तो ही वो आपको एक जीन्स देगा। तो ये तो हो गया कि एक दुकान जहां पे सामान मिलता है वहां पे कुछ इस तरह से व्यवसाय का यूज किया जाता है। लेकिन एक चीज होती है सर्विस। अब सर्विस के लिए क्या होता है कि सर्विस के लिए आप पे करते हैं, लेकिन वहां पर आपको सामने वाला पर्सन या सामने वाली कंपनी कोई प्रोडक्ट नहीं देती, बल्कि उसके बिहाफ पर आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि एक एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डॉक्टर है जो कि अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। अब ये पेशेंट जो है डॉक्टर को पेमेंट करेंगे और जो पेमेंट डॉक्टर को ये करेंगे वो डॉक्टर की फीस होगी, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने कोई इनको सामान नहीं दिया बल्कि इनको ट्रीट किया, यानी कि इनका चेकअप किया और साथ में इनका ट्रीटमेंट किया। तो वो जो फीस है वो इनके सर्विस के चार्ज लग रहे हैं। इसी तरह से काफी सारे स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं और यहाँ पे एक टीचर दे सकते हैं। अब इन स्टूडेंट्स को ये टीचर पढ़ाएंगी तो इनसे ये फीस चार्ज करेंगी। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स को कोई प्रोडक्ट या कोई सामान नहीं दे रही हैं, यहाँ पर ये इन्हें सिर्फ सर्विस दे रही हैं और वो सर्विस है इनकी टीचिंग की। तो यहाँ पे डिफरेंट बिहाफ पे जब सर्विसेज होती हैं तो उनके बिहाफ पे उनके प्रोफेशंस भी होते हैं। यानी अगर आप किसी को कोई सर्विस दे रहे हैं तो आपके पास एक प्रोफेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो आप एक डॉक्टर हैं, आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो आप एक टीचर हैं। इसी तरह से आप जिम में जाते हैं, जिम ट्रेनर आपको ट्रेन करता है, आप वहां पे डंबल्स उठाते हैं। डंबल को आप घर लेके नहीं आते बल्कि उनके थ्रू आप अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सर्विस है। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं जहां पे हम लोग परचेज और सेल्स के बारे में समझते हैं। सिंपल सी भाषा में परचेज यानी खरीदना, सेल्स यानी बेचना। और ये हम लोग डेली करते हैं। हम लोग मार्केट जाते हैं, वहां से हम लोग सामान खरीदते हैं, दुकानदार हमें सामान बेचता है, यानी ये प्रोसेस होती है। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग जब आप पढ़ रहे होते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप खुद को एज ए ऑनर लेके चलेंगे। यानी आप एक ऑनर के तरीके से इस अकाउंटिंग को समझेंगे, जहां पे हम समझते हैं परचेज को, जहां पे हम समझते हैं सेल्स को। तो इसकी हल्की सी डेफिनेशन है, क्या लिखा गया है, लिखा गया है परचेज इज द प्रोसेस वेयर वी परचेज गुड्स फ्रॉम द होलसेलर और प्रोडक्शन हाउस विद कैश। तो ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस है परचेज करने की। हम इसके एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक रिटेलर हैं, तो अगर आपको कस्टमर को सामान बेचना है तो आप उस सामान को खरीदेंगे या तो होलसेलर से, या तो आप सामान को खरीदेंगे कहां से, प्रोडक्शन हाउस से। तो यहाँ पे क्या है कि आपको सामान को आगे बेचने के लिए सामान को खरीदना पड़ रहा है। यानी सिंपल सी भाषा में हम लोग अगर कैश में सामान को खरीदते हैं प्रोडक्शन हाउस से या फिर होलसेलर से तो उस प्रोसेस को हम लोग परचेज कहते हैं। और वहीं पे अगर हम लोग पैसा कमाने के लिए उस सामान को कस्टमर को आगे बेचते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग सेल्स कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो चेन है, ये जो साइकिल है, ये हमेशा चलती रहती है। कस्टमर रिटेलर से खरीदेगा, रिटेलर होलसेलर से खरीदेगा, होलसेलर प्रोडक्शन हाउस से खरीदेगा। इसी तरह से प्रोडक्शन हाउस जो है वो सेल करेगी होलसेलर को, इस होलसेलर सेल करेगा आपके रिटेलर को और रिटेलर सेल करेगा कस्टमर को। तो ये जो प्रोसेस है ये हमेशा चलती रहती है, ये चेन हमेशा चलती रहती है। तो ये प्रोसेस हो गई हमारी परचेज की और सेल्स की।
अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे कहा कि आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप खुद को एज ए ऑनर लेके चलेंगे। तो ऑनर में मान लीजिए इस एग्जाम्पल शीट पे आप एक रिटेलर हैं, ठीक है। अब ये जो रिटेलर है, आपने सामान किससे खरीदा, आपने सामान खरीदा होलसेलर से। अब जो भी सामान आपने खरीदा, मान लीजिए उस सामान में थोड़ा बहुत डिफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर आपको वो सामान में डिफेक्ट मिलेगा तो ऑब्वियसली आप उसे रिटर्न किसे करेंगे, होलसेलर को, क्योंकि आपने होलसेलर से उसे परचेज किया था। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है परचेस रिटर्न। आफ्टर परचेसिंग इफ यू गॉट डिफेक्ट इन योर गुड्स सो यू विल रिटर्न दैट प्रोसेस इज कॉल्ड परचेस रिटर्न। इसी तरह से आप रिटेलर हैं और आपने सामान किसे बेचा है, आपने उसे बेचा है कस्टमर को। अब कस्टमर को अगर उस सामान में डिफेक्ट मिलता है तो ऑब्वियसली वो सामान आपको रिटर्न करेगा। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेल्स रिटर्न। आफ्टर सेलिंग गुड्स इफ द कस्टमर गॉट डिफेक्ट इन योर गुड्स सो ही और सी विल रिटर्न द गुड्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। यानी अगर खरीदा हुआ सामान आप खुद से वापस करते हैं वो परचेस रिटर्न है, और अगर आपका बेचा हुआ सामान कस्टमर आपको रिटर्न करता है तो वो सेल्स रिटर्न है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट की। अकाउंटिंग लाइन में डेबिट और क्रेडिट बहुत मेन टर्म यहाँ पे माना जाता है। काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूज भी करता है जो न्यू अकाउंटिंग सीखते हैं, बट ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप एक अकाउंटिंग के स्टूडेंट नहीं है तो आपने अभी तक डेबिट और क्रेडिट का मतलब सिर्फ ये समझा होगा कि बैंक में पैसे आ गए क्रेडिट हो गया, बैंक से पैसे चले गए डेबिट हो गया, ये अभी तक आपने समझा होगा। तो यहाँ पे अगर आप कुछ परचेज करते हैं या फिर कुछ सेल करते हैं तो इन दोनों प्रोसेस में क्या होगा, डेबिट क्रेडिट होगा। अगर आप किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं या पेमेंट को रिसीव करते हैं तो यहाँ पर भी डेबिट क्रेडिट होगा। अगर आप किसी को उधार देते हैं तो भी डेबिट क्रेडिट होता है। तो वो हम समझते हैं बाद में कि कैसे डेबिट होता है और कैसे क्रेडिट होता है। पहले तो हम लोग इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं। एक्चुअली ये जो डेबिट वर्ड है ये एक लैटिन भाषा के डेबिटम वर्ड से निकला है, जिसका मतलब ये है कि डेबिट मीन्स टू एंटर द ट्रांजेक्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। यानी अभी मैंने क्या कहा कि दो पार्टीज होती हैं, जिनमें से एक पार्टी होती है डेबिट और एक पार्टी जो होती है वो होती है क्रेडिट, ठीक है। तो हमेशा जो पार्टी डेबिट होती है उसको लेफ्ट साइड में रखा जाता है और जो पार्टी क्रेडिट होती है उसको राइट हैंड साइड में रखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन ट्रांजेक्शन। इसी तरह से क्रेडिट वर्ड जो है वो भी एक लैटिन भाषा के वर्ड से निकला है जिसका मतलब है क्रेडर। और क्रेडिट का मतलब क्या है, यहाँ पे क्रेडिट का मतलब है ट्रांजेक्शन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। यानी अगर दो अकाउंट आपके पास है, उन दोनों अकाउंट में जो चीज आपके राइट साइड होगी वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी और इसी तरह से जो चीज आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगी वो डेबिट हो जाएगी। तो ये समझा जाता है अकाउंटिंग के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है while having the transaction there is one account or party comes in debit category and another account or party comes in credit category। यानी अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहां पे दो पार्टीज होंगी, जिनमें से एक पार्टी जो होगी वो डेबिट कैटेगरी में आएगी और एक पार्टी जो होगी वो क्रेडिट कैटेगरी में आएगी। इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं डेटर और क्रेडिटर। डेटर की यहाँ पे स्पेलिंग में आप बी देख सकते हैं बट बी यहाँ पे साइलेंट होता है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया डेटर इज ए पर्सन और ए कंपनी हु परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड मेड पेमेंट फॉर सच गुड एट ए लेटर डेट। ये है डेटर। और क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर इज ए पर्सन और कंपनी हु सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड रिसीव्ड पेमेंट फॉर सच गुड एट ए लेटर डेट। यानी सिंपल भाषा में क्या है कि डेटर एक पर्सन या वो कंपनी है जिसने सामान खरीदा उधार पर, ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार पर, और उसकी पेमेंट कुछ टाइम बाद की, तो वो होते हैं डेटर्स। और क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर वो पर्सन या वो कंपनी है जिन्होंने सामान को बेचा उधार पर और उसकी पेमेंट रिसीव करी कुछ डेट या कुछ टाइम बाद, उसे कहते हैं क्रेडिटर। यानी आसान भाषा में उधार सामान खरीदने वाले को डेटर कहा जाता है और उधार में सामान बेचने वाले को क्रेडिटर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए वी परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, सो हियर मोहन ट्रेडर इज आवर क्रेडिटर एंड वी आर देयर डेटर। यानी अगर हम लोग मोहन ट्रेडर से उधार में सामान खरीदते हैं तो मोहन ट्रेडर हमारे लिए हमारे क्रेडिटर होंगे और हम मोहन ट्रेडर के लिए उनके डेटर हो जाएंगे। तो ये आसान भाषा में हम लोग डेटर और क्रेडिटर को समझते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन की कि आखिर एक ट्रांजेक्शन क्या होती है। अब ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेन देन।
यानी यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन इसकी है कि ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट वेयर कैश और कैश इक्विवेलेंट आर एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज। यानी कि कैश और कैश से बनी हुई चीजें, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो आपकी सैलरी आती है, तो सैलरी का मतलब क्या है यहाँ पे, कैश अमाउंट, ठीक है। इसी तरह से आप कहीं पे फीस पे करते हैं तो उसका मतलब क्या है, अमाउंट। या कहीं पे आप रेंट पे करते हैं, रेंट रिसीव करते हैं, कमीशन करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, तो इन सभी का मतलब होता है अमाउंट। तो इस चीज को कहा जाता है कैश इक्विवेलेंट। तो जहां पे कैश और कैश इक्विवेलेंट दो पार्टीज के बीच में एक्सचेंज होते हैं उसे ट्रांजैक्शन कहा जाता है, यानी लेन देन कहा जाता है। अब आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि एक नरेशन क्या होती है और एक ट्रांजैक्शन क्या होता है। अब जैसे कि अगर किसी कस्टमर को हमने क्या किया, गुड सप्लाई कर दिए, ये एक घटना हुई। हमने बैंक लोन के लिए अप्लाई किया, ये एक घटना हो गई। इसी तरह से किसी एम्प्लॉय ने रिजाइन दिया अपनी संस्था से, या हमने बैंक को लेटर सबमिट किया। ये सारे के सारे जो प्रोसीजर आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है नरेशन या घटना के। इस तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 लाख रुपए के साथ बिजनेस शुरू हुआ है, 50,000 रुपए का यहाँ पे लोन रिसीव हुआ है, 80,000 रुपए का सामान खरीदा गया है और 10,000 रुपए तक की सैलरी पे करी गई है। तो इन सभी जगह पे कैश जो है वो दो पार्टीज के बीच में एक्सचेंज हुआ है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांजैक्शन, यानी लेन देन, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, तो जो कि है एसेट्स। अब एसेट्स क्या होते हैं, ऑल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस ऑफ यू इज कॉल्ड योर एसेट्स। यानी आपके बिजनेस की, आपकी पूरी प्रॉपर्टी को एसेट्स कहा जाता है। अब ये जो एसेट्स होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, एक करंट एसेट और एक फिक्स्ड एसेट्स। मतलब जो आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी है 2 तरीके की है। वो प्रॉपर्टी आपके बिजनेस की जो बिजनेस में कम टाइम तक स्टेबल होती है, बिजनेस में आते रहती है और बिजनेस से जाती रहती है, उसे हम लोग करंट एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई शॉप है, वहां पे आपका सामान आते रहता है और बिकते रहता है। इसी तरह से हम लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं और विड्रॉ करते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती है, ये होते हैं करंट एसेट के एग्जाम्पल। फिक्स्ड एसेट क्या है, ऐसे एसेट्स जो हमारे बिजनेस में सेल करने के लिए नहीं होते, जस्ट हमारे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट को संभालने के लिए होते हैं, उन्हें हम लोग फिक्स्ड एसेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे चेयर है, टेबल है, बिल्डिंग है, व्हीकल है, फर्नीचर, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे बिजनेस को सपोर्ट करती हैं और हम उन्हें बेचने के लिए नहीं रखते हैं, उन्हें हम लोग फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। अब अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इनके बारे में पढ़ें कि गुड्स ऑन इन्वेंट्री, कैश एंड इट्स इक्विवेलेंट, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन सभी को हम लोग जानते हैं करंट एसेट्स के नाम से। इसी तरह से अगर हम बात करें बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, लैंड, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हैं फिक्स्ड एसेट्स। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म की, जो कि यहाँ पे है कैपिटल, ड्राइंग, बैड डेट्स, डिस्काउंट। ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं। कैपिटल का मतलब क्या है, कैपिटल मीन्स एन अमाउंट और एसेट विच इज कमन्स्ड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस का ओनर है वो अपने बिजनेस में जो अमाउंट लगाता है, जो पैसे लगाता है, जो प्रॉपर्टी यूज करता है, उसे कहा जाता है बिजनेस के ओनर की पूंजी, और पूंजी को ही कहा जाता है कैपिटल। यानी बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में जितना भी पैसा लगाएगा उसे हम लोग कैपिटल या पूंजी कहते हैं। अब यहाँ पे ड्राइंग क्या होता है, अगर हम ड्राइंग की यहाँ बात करें तो यहाँ पे ये साइंस और आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए एक तरीके से वो ड्रॉ करना किसी चीज को या बनाना वो हो सकता है, लेकिन कॉमर्स वाले स्टूडेंट ऑलरेडी जानते हैं कि ड्राइंग का मतलब क्या होता है। तो हम समझते हैं ड्राइंग क्या है। यहाँ पे बहुत इजी टर्म है, लिखा गया है व्हेन द ओनर ऑफ द बिजनेस विड्रॉ सम मनी फॉर इट्स पर्सनल यूज इट कम्स इन ड्राइंग। यानी बिजनेस का ओनर जब अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस बैंक से पैसों को विड्रॉ करता है, उसे हम लोग ड्राइंग का नाम दे देते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे बैड डेट्स की। बैड डेट्स क्या है, देखिए मान लीजिए आप बिजनेस में किसी को उधार देते हैं, आप कुछ भी उधार दे सकते हैं, 30,000, 50,000, कुछ भी वो हो सकता है अमाउंट। अब क्या होता है कि किसी कंडीशन में मान लीजिए कोई रीजन हो गया कि आपको सामने वाली पार्टी पैसे पे नहीं कर पाई, उन्हें बिजनेस में लॉन हो गया या उनके साथ फ्रॉड हो गया या उन्होंने फ्रॉड कर दिया, जो भी है वो आपको वो पैसा नहीं चुका पाए जो आपने उनको एज ए डेट दिया था, एज ए उधार दिया था। तो इस तरीके के अमाउंट को बैड डेट्स कहा जाता है, क्योंकि ये नुकसान आपको भी हुआ है और आपको अपने बिजनेस के बैलेंस शीट पे उसे मेंटेन करना होगा कि आपको ये जो लॉस हुआ है किस चीज से हुआ है। तो वो जो लॉस है आपका वो है बैड डेट्स। अब एक चीज यहाँ पे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट से तो आप पहले से ही इंट्रोड्यूस्ड होंगे कि जब भी आप
मार्केट जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो आप दुकानदार से पूछते हैं डिस्काउंट के लिए और वो अप्लाई भी कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? कोई भी दुकानदार अपने बिजनेस में डिस्काउंट इसलिए अप्लाई करता है कि उसकी सेल्स जो होती है वो इंक्रीज हो। किसी भी कस्टमर को डिस्काउंट देने का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट या भी जो भी सर्विस है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़े, तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए ही डिस्काउंट का यूज़ किया जाता है। डिस्काउंट हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, आने वाली स्लाइड में हम लोग समझते हैं इसके बारे में कि ये क्या होने वाला है। तो इस स्लाइड में हम लोग बात करते हैं इनकम की। अब इनकम क्या है? अर्निंग अमाउंट फ्रॉम द सेल्स कॉल्ड रेवेन्यू आफ्टर डिडक्टिंग द एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस द रिमेनिंग अमाउंट इज कॉल्ड योर इनकम। तो क्या है कि अगर हमने कुछ भी बिजनेस किया है या फिर हमने कोई भी सेल्स की, तो उससे कमाया गया जो टोटल अमाउंट होता है उसे हम लोग रिवेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवेन्यू। अब ये जो रिवेन्यू है, इसमें से जब आप अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो आपके पास जो बचा हुआ अमाउंट होता है उसे हम लोग इनकम का नाम देते हैं। तो कभी भी कोई आपका इनकम का फॉर्मूला पूछे तो I इज इक्वल टू R माइनस E, यानी इनकम इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने एक बिजनेस किया और उस बिजनेस में मैंने अमाउंट यूज किया 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 रुपये मैंने लगाए उसमें। अब 20,000 लगाने के बाद मंथ के एंड में मेरे पास जो टोटल मनी जो रिसीव हुई वो हुई 50,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 20,000 थे ये थे हमारे एक्सपेंसेस। इसी तरह से ये जो 50,000 थे ये हमारी हुई रिवेन्यू। अब हम अगर इनकम निकालना चाहेंगे तो हम रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 30,000। तो ये जो 30,000 हमारे पास बचेंगे इन्हें हम लोग जानते हैं इनकम के नाम से। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब ये जो इनकम है ये तो हम समझ गए, लेकिन इनकम कितने प्रकार की होती है? आप देखिए यहाँ पे इनकम 2 टाइप्स की है, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। ऐसी इनकम जो आपको किसी प्रॉपर बिजनेस से करके कम मिलती है उसे हम लोग डायरेक्ट इनकम कहते हैं, और ऐसी इनकम जो हमें किसी इम्प्रॉपर बिजनेस से मिलती है या इम्प्रॉपर वे से मिलती है उसे हम लोग इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल पढ़े यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम सेल्स करते हैं या कोई बिजनेस की सर्विसेज अप्लाई करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे डायरेक्ट इनकम के क्राइटेरिया में आते हैं। अगर मेरी कोई शॉप है, मैं सामान खरीदता हूँ, सामान बेचता हूँ, तो ये जो क्राइटेरिया आएगा ये आएगा हमारे डायरेक्ट इनकम के सोर्स में। अगर हम बात करें यहाँ पे कि मैं सिर्फ घर पे बैठा हूँ, मैंने किसी को मान लिया 10,000 रुपये दे दिया। किस चीज़ के लिए? 10,000 रुपये मैंने दे दिया उधार पे, और मैंने कहा कि भाई ये जो 10,000 मैंने आपको दिया है इस पर मैं 5% का आपसे ब्याज लूंगा। तो ये जो मैंने आप 5% का पैसा कमाया ये मैंने किससे कमाया? इंटरेस्ट से। तो ये एक अदर वे हो जाता है पैसा कमाने का, इसे हम लोग इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। इसी तरह से मान लीजिए मुझे किसी ने कहा कि मेरी एक प्रॉपर्टी है, अगर आप इसे सेल कर देते हो तो इस प्रॉपर्टी को सेल करने के मैं आपको 10% का कमीशन दूंगा। तो अगर मैं सेल करता हूं और 10% का कमीशन कमाता हूं तो इसको भी कहा जाता है इनडायरेक्ट इनकम, जो कि है कमीशन रिसीव्ड। या इसी तरह से मैं किसी से रेंट लेता हूं तो ये सारी चीजें जो आती हैं वो इनडायरेक्ट इनकम के क्राइटेरिया में आ जाती हैं। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस आर अमाउंट ऑफ मनी दैट यू स्पेंड व्हाइल डूइंग समथिंग इन द कोर्स ऑफ योर वर्क। यानी एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस वो अमाउंट है, वो मनी है जो आप किसी काम को करने की ड्यूरेशन में खर्च कर रहे होते हैं। अब ये 2 तरीके के होते हैं, एक इनडायरेक्ट और एक होती है आपकी डायरेक्ट। आपके ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस जो आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करने में, प्रोडक्शन करने में, मैन्युफैक्चर करने में अप्लाई करते हैं उसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और ऐसे एक्सपेंसेस जो किसी प्रोडक्ट के बन जाने के बाद उस प्रोडक्ट पे एक्स्ट्रा जुड़ते हैं, उसके सेल से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कोई कंपनी है जो मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। अब इस कंपनी ने क्या किया कि इस मोबाइल को बनाने के लिए वो रॉ मटेरियल लेके आए, उस पर एक्सपेंसेस किए, उन्होंने वेजेस पे किए, मजदूरी पे की, उन्होंने मशीनरी अप्लाई की, वहाँ पे वो पे किया। ये सब कुछ आ जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस में। यानी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना हमने एक्सपेंस, जितना कॉस्ट हमारा किया, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में आ गया। अब जब हमारा वो प्रोडक्ट रेडी टू सेल है और हम उसको बेचना चाह रहे हैं तो उसको बेचने के लिए पैकेजिंग हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। हमें उसका एडवर्टीजमेंट कराना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी उसकी, हमें उसको ट्रांसपोर्टेशन कराना पड़ेगा। यानी बहुत सारी चीज़ें हमें एक्सपेंसेस जोड़ने पड़ेंगे, किसके ऊपर? उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए।
तो इस टाइप के एक्सपेंसेस को कहा जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आप देख सकते हैं परचेसिंग गुड्स, वेजेस, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कुछ हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल में आते हैं। सैलरी, रेंट पेड, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये सब हमारे आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के क्राइटेरिया में। सो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ हम लोग बात करते हैं आज के इस वीडियो के आखिरी टर्म की, जो कि है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिम्मेदारी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल यू बोरो गुड्स फ्रॉम द होलसेलर, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे हिम बैक। यानी अगर आपने किसी से उधार लिया तो आपको उसे पे करना होगा दोबारा वापस। तो इस प्रोसेस को हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। अब यहाँ पे लायबिलिटी दो तरीके की है। जिम्मेदारियां कितने तरीके की हैं? दो तरीके की। जैसे कि वो लायबिलिटी जिसको पे करने में आपको 1 साल से कम का समय लगता है, उसे हम लोग शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहते हैं। और वो लायबिलिटी जिसे आपको पे करने में 1 साल से ज़्यादा का समय लग सकता है, उसे हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। तो ये हमारे दोनों टर्म्स यहाँ पे क्लियर होते हैं। अगर हम लोग लायबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स देखें तो आप देख सकते हैं कैपिटल, बैंक से लोन लेना या बिजनेस से ओवरड्राफ्ट करना, लेनदार जो हमारे क्रेडिटर होते हैं उनसे पैसे लेना, या हमारे बैंक से लोन लेना या फाइनेंसर से लोन लेना। तो ये सारी कंडीशंस में हम लोग पैसा किसी से ले रहे होते हैं या हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमें उन्हें वापस पे करना है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है लायबिलिटी। तो आई होप कि दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर बताए गए सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ये टॉपिक्स क्या होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सारे टॉपिक समझ में आए हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट जरूर करें अपने सपोर्ट के लिए। और अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट में भी आपको उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।